नीट के गुजरने के बाद कितने ही टाइम गुजर गए। परीक्षा का तनाव छात्रों पर रहता है और उसके बाद जिस तरह से कुछ एक दुर्भाग्यपूर्ण जान जाने के मामले सामने आते हैं। परिजनों से हमारी बातचीत हो चुकी है, उनका कहना है कि नीट का एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पा रही थी और वो तनाव में थी। बट क्या कोई पॉलिटिकल पॉइंट है एनटीए या नीट के अंदर? पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक। गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था। एनटीए के अंदर सभी फैसले कौन ले रहे हैं? जाहिर सी बात है, जो एनटीए का हेड होगा उसी के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल होगा। तो क्या फिर से एग्जाम देना होगा? सबको नहीं बोल रहा है, जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है उन सबको। उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि, और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। ग्रेस मार्क्स एनटीए के तरफ से 1563 स्टूडेंट्स को मिला है। ये है क्या आपका सोल्यूशन? ये सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब इतने सारे क्लिप्स, मार्कशीट, सेंटर, एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर्स, सब जानते हुए भी मुंह बंद कर रहे हैं आप। मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर। कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। क्या गारंटी है कि फिर से चीटिंग नहीं होगी? टेलीग्राम चैट्स, इतने सारे एविडेंस, क्या इन्वेस्टिगेशंस होगी? अगर इन्वेस्टिगेशन होगी भी तो कितना वक्त लगेगा? तब तक क्या स्टूडेंट्स 24 लाख करेंगे क्या? बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। और जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ, उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। जिस एनटीए के नेतृत्व में यह पूरा का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें। तो यह किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? मैं भी अपना ओपिनियन इसमें रख रहा हूँ। एनटीए को नीट छोड़ देना चाहिए। मैं पॉलिटिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल यह बनता जा रहा है। इतना बड़ा, मतलब इतने बड़े लेवल के एग्जाम में लीक हो जाना, पेपर आधे घंटे पहले बाहर आ गया, वो पेपर मेरे हाथ में भी था 4:30 बजे। मैंने उस पेपर को इग्नोर किया कि यार ये सच में पेपर नहीं हो सकता, और जब 5:30 बजे पेपर आप लोग लेकर आए और मैच किया, वो बिल्कुल सेम पेपर निकला। वी अगेन इग्नोर्ड कि चलो एक सेंटर में हो गया होगा। बट आज के सोशल मीडिया के जमाने में हम कितनी चीजों को नजरअंदाज करें, कितनी चीजों को सुप्रीम इग्नोर कोर्ट करें। कहने के बाद आगे और कुछ विषय रहती नहीं है। आदरणीय जज ने सारा पक्ष को लिया है। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। वो ईवीएम के पीछे कभी पड़े थे, कभी और कुछ लोगों को काम पे लगाए थे। ये भी ऐसा उनको लग रहा था कि एक मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन जब आज परामर्श और रिकमेंडेशन कोई भी दे, फाइनली जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो दिया। देखो, पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन है, पेपर लीक हुआ है, कहां प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। आज नहीं तो कल ये पॉलिटिकल बन ही जाएगा। एक तरफ अलग सर इन्वेस्टिगेशन की तरफ से अपना पहला कदम रख चुके हैं, वे सभी स्टूडेंट्स से मार्कशीट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। नीट 2024 के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अगर आप पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली इन स्टेट के बाहर से हो, इन स्टेट के
बाहर से हो और आपके OMR के नंबर और रिजल्ट के नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपको कोई ग्रेस नंबर मिले हैं, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे neetjustice2024@gmail.com पे अपनी OMR की कॉपी, अपना स्कोर कार्ड या रिजल्ट और अपने OMR एंड रिजल्ट का जो नंबर आ रहा है हमें ईमेल कर दो। आपकी प्राइवेसी का हम पूरा ध्यान रखेंगे। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के बाहर भी ग्रेस नंबर मिले हैं, तो इस ईमेल आईडी पे आपको ये सारी चीजें ईमेल करनी है। जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, सारी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, वो एक इंडिविजुअल आदमी करने के लिए तैयार है। इतने सारे एविडेंस हम देंगे कि एक हिस्ट्री बन जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स सिंपैथी दिखा रहे हैं कि हम लोग एनालाइज कर रहे हैं किसको किसका प्रॉब्लम है, ये सारे। मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। जब सुबोध कुमार सिंह ने पहली बार कमेटी बिठाने की बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन उस कमेटी में किया जाएगा, ऐसा उनका बोलना था। लेकिन ठीक है, स्टूडेंट्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आया। ज़्यादा उम्मीद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि कुछ अच्छी बातें आएंगी निकलकर, मन को सांत्वना होगी। लेकिन आपने कितने अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स लगाकर एवरेज निकाल करके इस बात को जस्टिफाई किया कि सब कुछ ठीक है। 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपेयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। आप कहते हैं कि केवल इशू 1600 बच्चों को है, यार ऐसा नहीं है, कितने सारे न्यूज़ हैं, आप सब चीजों को कंसिडर तो करो। बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखने के लिए मिल रही है हमारा जो रिजल्ट है उसमें, एंड इस कहीं काफी हद तक ये समझ आ रहा है कि जो एग्जाम है दैट वाज अनफेयर। उसके बाद पॉइंट में एकदम क्लियरली मेंशन किया गया दैट द पेपर वाज लीक्ड इन मेनी लोकेशंस। ये सही है कि पेपर लीक हुआ था काफी जगहों पर, ने एक्नॉलेज करने से, उसको मानने से, एक्सेप्ट करने से पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। एंड कह रहे हैं कि उन्होंने ना, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि यार एक प्रॉपर गवर्निंग बॉडी, एक रिलायबल सेंट्रल एजेंसी को उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था जैसे कि CBI, बट दे डिड नॉट डू दैट। और उन्होंने अचानक से जो है रिजल्ट को रिलीज कर डाला। कितने CCTV फुटेज आपको मिलेंगे? हो सकता है बार बार आप जिस कमेटी की बात करें उस कमेटी का रिजल्ट अच्छा आए, पर आप उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे ये मेंबर्स के नाम भी आपने नहीं बताए। आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी रखना है, स्टूडेंट से क्या छुपाना आपको। NTA का चेयरमैन तो है नहीं आप कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर नहीं है, चेयरमैन पर है। चेयरमैन पर कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि NTA का हेड जो है वो है रिटायर्ड प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, फॉर्मर चेयरमैन है UPSC के। तो जब उन्होंने UPSC छोड़ा फिर उनको NTA का भाग दिया गया। UPSC के चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये NTA का ये प्रॉब्लम्स उसके लिए कुछ नहीं है। वो एक पल भर में इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कर क्यों नहीं रहे हैं? मुश्किल से मुश्किल इन्वेस्टिगेशन की कैपेबिलिटी तो हमारी कितने सारे एजेंसी उसके है, तुरंत हो जाएगा। डाउट इसलिए है कि जैसा रिकॉर्ड रहा है UPSC के चेयरमैन का, प्रदीप कुमार जोशी के पहले चेयरमैन थे अरविंद सक्सेना, उन्होंने DU से डिग्री ली, IIT दिल्ली से सिस्टम मैनेजमेंट में मास्टरी की, फिर 1978 में भारतीय डाक सेवा भरतपुर और कोटा जैसे डिविजनल में सर्विस दी। 1988 में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में शामिल होने के बाद UPSC ज्वाइन की, तब जाके चेयरमैन बने। ऐसा अगर पर्सन होता
तो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होता है, तुरंत इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी रिटायर्ड प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, इनकी एक्सपर्टीज टीचिंग में है। इन्होंने 28 साल तक टीचिंग की है। ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। प्रोफेसर जोशी ने 1977 में डीएवी कॉलेज से पीजी की, जो कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। फिर इन्होंने 1981 में पीएचडी की। इन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर लिखे, हॉलैंड गए, इंग्लैंड गए, नेपाल, जापान जैसे जगह में पार्टिसिपेट किए। गरीब बच्चों के लिए में पढ़ाते थे। यूपीएससी में आने से पहले प्रोफेसर जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि चेयरमैन 2015 में यूपीएससी में सदस्यता के रूप में शामिल हुए। इनकी नियुक्ति पर इनके अन्य शिक्षकों ने बहुत खुशी जाहिर की। जायज़ है, अगर कोई यूपीएससी में शामिल हो रहा है तो साथी शिक्षकों को खुशी तो होगी ही। खास न्यूज लाइन यह है कि कुछ पॉइंट मैं इस बात पर रखना हूँ। एक पेपर का पार्ट है, वह यह है कि मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी की पढ़ाई कानपुर में हुई है। बरेली कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर योगेश शर्मा बताते हैं कि छात्र जीवन के दौरान आप विद्यार्थी परिषद में काफ़ी सक्रिय रहे। 1976 से लेकर 1977 में इमरजेंसी के दौरान जेल जाने के बाद आपने 1979 में बरेली कॉलेज ज्वाइन किए। 1991 में भाजपा ने नैनीताल लोकसभा सीट से आपको चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया, लेकिन वह नहीं लड़े। 1997 में मैनेजमेंट एमबीए विभाग के डीन के पद पर रहे। आप जैसे शिक्षाविद अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति और अच्छी होगी। लेकिन जिस जगह हर जगह पेपर लीक हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, सरकार चाहे तो इन्हें माफियाओं को एक पल में समाप्त कर सकती है, लेकिन ऐसा कर क्यों नहीं रही है? जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन का माइंड की तरीके से सोचना होगा। इतना बड़ा इल्ज़ाम हो और ऊपर से चेयरपर्सन पर सवाल ना हो, यह तो आम बात नहीं है। आप पर सवाल होंगे, आप पर हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एविडेंस को नज़रअंदाज मत कीजिए, करने से स्टूडेंट को फोर्सफुली इनजस्टिस फील हो रहा है। यही मौका है, सुप्रीम कोर्ट से पहले आप सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए, आप खुद बोलिए, चेयरपर्सन है आप एनटीए के, कि हम लोग जो स्टूडेंट के हित में होगा उस फैसले को करेंगे। एविडेंस का पहाड़ बन जाएगा अगर चाहेंगे आप सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक कर दीजिए और देखिए कितने सारे एविडेंस आपको सीसीटीवी फुटेज से मिल जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर, आप इस फील्ड में आइए। बच्चों को इनने ग्रेस मार्क्स अगर सिर्फ 1500 बच्चों के साथ ये ग्रेस मार्क्स होता तो जिस बच्चे की पिछली बार 20,000 रैंक आई थी उसकी रैंक 80,000 पर नहीं जाती। एनटीए सरासर झूठ कह रहा है। ये दलालों के साथ मिलकर एनटीए के ऑफिशियल्स ने धांधली की है। और मैं आपको बताता हूं, 1-2 दिन में कोई ना कोई बड़ा चैनल स्टिंग करेगा। 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए लिए जाते हैं। बच्चे को बोला जाता है आप ओएमआर शीट खाली छोड़ के आइए। इसमें बच्चे ने 20 क्वेश्चन भरे, ओएमआर शीट जमा हो जाती है, एनटीए के ऑफिशियल्स के पास आंसर की होती है, वो पूरा इसको रोल अप करते हैं और ये ओरिजिनल जो है वो स्कैन होकर डॉक्यूमेंटेड जाती है और हम बाद में नहीं पकड़ सकते। अगर एनटीए इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये फ्रॉजरी हो ही नहीं सकती।